जहां पाकिस्तान को नुकसान की बात आती थी वो वहां पर गुस्सा खा जाते थे। जो हालात हुए वहां पर वो नाराज हो जाते थे। तो एक आध जगह पे उन्होंने लतीफा भी सुना दिया। उन्होंने शायद शैतानी मीडिया कहा। उन्होंने कहा कि ये अपना रोल अच्छा प्ले नहीं कर रहा सोशल मीडिया। तो इस पे भी बिल्कुल उनके कंसर्न्स थे, हत्ता कि उनके मीडिया पे भी कंसर्न्स थे। उन्होंने ये कहा कि अपनी रेटिंग को बढ़ाने के लिए और अपने पैसों को बढ़ाने के लिए सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक नेगेटिव रिपोर्टिंग और नेगेटिव ये टेलीकास्ट होती रहती है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये तमाम पॉइंट्स खुद लिख रहे थे। शिकायतें करना तो औरतों का काम है। आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब, आप इनको समझाएं कि शिकायतें ना करें। शिकायतें तो औरतें करती हैं। कई दफा बहुत सी आयतें पढ़ी, आयतों के तर्जमे पढ़े और आयतों के तर्जमों के साथ हमें कोच किया। वहां पर वो हमसे ज्यादा इकोनॉमिक इश्यूज को जानते हैं और उनके पास तमाम इंफॉर्मेशन है कि कौन किसकी वजह से क्या हुआ और ये इकोनॉमिक पोजीशन जो आई है उसका जिम्मेदार ये है। हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए हैं। तो मुल्क को चलाना कैसे है, अगले 15 से 20 साल का लाहे अमल दें हमें कि किसी के आने या जाने से कोई फर्क ना पड़े। वो लाहे अमल चलना चाहिए। वो ये समझते हैं कि जंग जो लड़नी है वो बॉर्डर पे नहीं लड़नी, जंग इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़नी है। सवाल तो ये है कि आपके तो अपने पाकिस्तानी इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। आपके अपने पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। 8 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चला गया है। तो आप किसी फॉरेनर से ये कह रहे हैं कि आप इस मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरा पर किताब से मुखातिब है। हमारे साथ काशिफ अनवर साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब, आप भी उस मुलाकात में शामिल थे जिसमें आर्मी चीफ साहब की आप सबके साथ मुलाकात हुई है। जी, मैं भी शामिल था जी। पहला इंप्रेशन क्या है आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करने के बाद? आपका जो पहला रिएक्शन है वो क्या है? वेरी कंफर्टेबल। उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा था। उन्होंने तमाम की बात बहुत आराम से सुनी, पूरी सुनी, और जितनी कोई बात करना चाहता था जिस मौजू के ऊपर उसने अपनी पूरी बात की। यानी कि किसी को ये अब नहीं कसक होगी कि शायद मेरी बात पूरी नहीं सुनी गई। हर हर इश्यू पे बात हुई है। आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज क्या थी? जाहिर है आप उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत की है। अग्रेसिव हैं, शांत हैं, काम है, कूल है? बेसिकली आप उन्हें डिफाइन कैसे करेंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज या एक्सप्रेशंस को देखते हुए? जहां पाकिस्तान को नुकसान की बात आती थी वो वहां पर गुस्सा खा जाते थे। अच्छा। जहां पर नुकसान पहुंचाया गया, जो हालात हुए वहां पर वो नाराज हो जाते थे कि क्यों ये ऐसा हुआ, क्यों मुल्क आज इस वक्त इस लहज पे पहुंच गया है। और जहां तक बात करने की बात है तो वो उर्दू में भी कर रहे थे, पंजाबी में भी कर रहे थे, इंग्लिश में भी कर रहे थे। और मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक आध जगह पे उन्होंने लतीफा भी सुना दिया कि इतना रिलैक्स्ड माहौल था वहां पर। अगर वो लतीफा अगर आप हमें सुना दें तो हम भी मुस्कुराना चाहेंगे आपके साथ। बस वो चूंकि बातों में बातें नहीं, मुझे इस वक्त बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन बातों में बातें नहीं, बहुत, दरअसल मेरा कहने का मकसद ये है कि बहुत रिलैक्स्ड माहौल था, तो बहुत रिलैक्स्ड। माहौल किस तरह से था? आर्मी चीफ साहब सामने बैठे हुए थे, आप लोग साइडों पर बैठे हुए थे, या किस तरह से सारे घुल मिलकर बैठे हुए थे? आर्मी चीफ साहब, चीफ मिनिस्टर साहब और मेरा ख्याल है कोर कमांडर साहब स्टेज पे बैठे हुए थे, और हम तमाम बिजनेस कम्युनिटी और जो मिनिस्टर्स थे और जो आर्मी ऑफिशियल्स थे, ब्यूरोक्रेसी थी, वो सामने बैठी हुई थी। और बुनियादी इसका नुक्ता क्या था? पाकिस्तान की पॉलिटिकल सियासी अदम इस्तेकाम, डॉलर बढ़ रहा है, स्मगलिंग हो रही है, मुल्क के अंदर बिजनेस नहीं आ रहा, बुनियादी नुक्ता क्या था? उसके बाद चीजें शुरू करते हैं। मैं समझता हूँ SIFC, वो बताना SIFC चाहते थे कि हमारे मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उस पे कि हम इस्लामी ममालिक के साथ नेगोशिएशन में हैं, और इंशाल्लाह $100 बिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट आ रही है, और इस्लामी ममालिक ने रजामंदी भी दे दी है। और उन्होंने तमाम इकोनॉमिक इश्यूज पे बात की। और मैं एक और बात यहाँ करना चाहता हूँ कि वो हमसे ज्यादा इकोनॉमिक इश्यूज को जानते हैं और उनके पास तमाम इंफॉर्मेशन है कि कौन किसकी वजह से क्या हुआ और ये इकोनॉमिक पोजीशन जो आई है उसका जिम्मेदार ये है जी। काशिफ भाई, आपसे हम समझना चाहेंगे, जाहिर है आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात आपकी हुई है, आपकी मालूमात आपके मुताबिक उनके पास सारी मालूमात मौजूद है कि कौन किसके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से इकोनॉमी कोलैप्स हुई। बुनियादी नुकता क्या था कि कौन जिम्मेदार है? इकोनॉमी कोलैप्स हुई, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है, पॉलिटिकल क्लास जिम्मेदार है, आप बिजनेस कम्युनिटी जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? देखें, हर शख्स अपनी अपनी जगह पे जिम्मेदार है। मैं अगर आपको छोटी सी मिसाल दूं
मैंने जो बातें की कि ग्रे इकोनॉमी और वाइट इकोनॉमी के डिफरेंस को खत्म किया जाए, मैंने वहां पर ये बात की कि इस वक्त इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हमारा फॉरेन एक्सचेंज नहीं बढ़ेगा, हमारे मुल्क के अंदर रेमिटेंस नहीं आएगी। वहां पर मैंने ये बात की कि जब तक आप ग्रे इकोनॉमी को, जो कि 3 टाइम्स ज्यादा है हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से, जब तक आप उसको अंदर नहीं लेकर आएंगे, कोई इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी आपकी इकोनॉमी की। मैंने वहां पर ये प्रपोजल दी कि इस तरह की मीटिंग्स और भी होनी चाहिए। वहां पर चूंकि टास्क फोर्स की बात हुई, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बात की कि बहुत से टास्क फोर्स इस वक्त काम कर रहे हैं। मैंने वहां पर प्रपोजल दी कि एक टास्क फोर्स चैम्बर्स के साथ भी बनाई जाए, जो रिकमेंडेशंस प्रपोजल्स हम मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को देते हैं और उस पर अमल नहीं होता, जो कि कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इकोनॉमी में, उस पर काम किया जाए। मैंने वहां पर एक प्रपोजल ये भी पेश की कि हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए हैं। हमें इस वक्त, मैंने कहा जी हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन से पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करवाइए। उनसे ये कहें कि मुल्क को चलाना कैसे है, अगले 15 से 20 साल का लाहे अमल दें हमें, कि किसी के आने या जाने से कोई फर्क ना पड़े, वो लाहे अमल चलना चाहिए। और आखिर में एक और जो प्रपोजल वहां पर दी कि मैंने ये कहा कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा हॉट इशू चल रहा है अवाम जिससे बहुत परेशान है, वो बिजली के बिल है। मैंने कहा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रेट्स को कम किया जाए, उसका जो टैक्स रेट्स है, और टैक्सेस को आगे सर्दियों में ले जाया जाए ताकि अवाम पे जो बोझ है वो कम हो और अवाम का जीना आसान हो। जो सबसे मजेदार बात है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये तमाम पॉइंट्स खुद लिख रहे थे, खुद नोट कर रहे थे, और इस पे वो वहां पर जिसका वो जवाब देना चाहते थे उसका वो जवाब भी दे रहे थे। यहां तक बात हुई कि किसी ने ये भी कहा कि इस वक्त जो डॉलर्स की जो ब्लीडिंग हो रही है, स्मगलिंग पे बात हुई। ये भी बात हुई कि वहां के एक आम शहरी को या एक आम पाकिस्तानी को, एक नॉर्मल पाकिस्तानी को डॉलर क्यों चाहिए? अगर उसने फॉरेन ट्रेवलिंग भी करनी है तो उसे जाके अपना आप डिक्लेयर करे कि मुझे फॉरेन ट्रेवलिंग करनी है और उसके अगेंस्ट वो डॉलर्स ले, बैंक से डॉलर्स ले। और मैं समझता हूं कि इस बात का तो अंदिया भी शायद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने दिया कि ये जो फॉरेक्स कंपनीज हैं और ये जो 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 भी काम कर रहे हैं डॉलर्स से रिलेटेड, उनके खिलाफ कोई एक्शन होने के लिए बहुत जल्द जा रहा है। तो देखें हमने हर हर इश्यू पे बात की, बल्कि यहां तक भी एक बात हुई, उन्होंने कहा कि आप स्मगलिंग क्यों नहीं करते, इंडिया से आलू और टमाटर क्यों नहीं मंगवा लेते, सस्ते हैं वहां पर, आपके मुल्क में महंगे हैं, करें ना वहां से स्मगलिंग। तो देखें इस हद तक जाकर बात हुई। और एक साहब ने तो ये भी कहा, चूंकि वो किसी ने कहा जी कि फलां शिकायत कर रहा था, तो किसी ने पंजाबी में ये कहा कि जी शिकायतें करना तो औरतों का काम है, आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब आप इनको समझाएं कि शिकायतें ना करें, शिकायतें तो औरतें करती हैं। मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं कि रिलैक्स्ड माहौल कितना था वहां पर, कि हर कोई अपनी बात कर रहा था। जी बहुत ज्यादा रिलैक्स था। तो इसका मतलब है कि उस रिलैक्स माहौल की जो असल चीजों की तरफ आते हैं, दो तीन चीजें आपने खुद बयान की हैं और आपने सजेशंस दिए हैं बड़े जबरदस्त। आपने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बताकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर। इसके ऊपर आर्मी चीफ साहब का एक्सप्रेशंस क्या थे और उनका सजेशन क्या था? वो समझते हैं कि ये होना चाहिए। और मैं एक और बात बता दूं, उनको इस बात की इकोनॉमिक फैक्टर्स की मैं समझता हूं हमसे ज्यादा उन्हें समझ है। और उन्हें इस बात की भी समझ है कि इस वक्त जंग जो लड़नी है वो बॉर्डर पे नहीं लड़नी, इस हाँ, वक्त जंग इकोनॉमिक फैक्टर पे लड़नी है, इकोनॉमिक बॉर्डर पे लड़नी है। और हमारी फौज जो इस वक्त बॉर्डर पे खड़ी है वो तभी कामयाब हो सकेगी जब हम इकोनॉमिक बॉर्डर के ऊपर बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। तो हमें इकोनॉमिक बॉर्डर और इकोनॉमिक फ्रंट को बहुत मजबूत करना है। जी ऐड कीजिएगा। एक खबर पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई, सर्कुलेट कर रही है कि आर्मी चीफ साहब ने यह कहा कि ये जो सियासी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ हो गई, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये उस तरह से पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं रही। और जो मुल्क की हालात है इस वक्त, इनका हल सियासी जमातों के पास नहीं है। क्या ये अल्फाज उन्होंने कहे? देखिए नहीं, मैं मुझे नहीं याद पड़ता कि इतनी डायरेक्ट बात हमारे सिपहसालार ने कोई वहां पर की है। कोई डायरेक्ट बात उन्होंने ऐसे नहीं की, वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करते रहे, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते रहे, वो पाकिस्तान के इश्यूज पे बात करते रहे। हत्ता कि उन्होंने कई दफा बहुत सी आयतें पढ़ी, आयतों के तर्जमे पढ़े और आयतों के तर्जमों के साथ हमें कोट किया वहां पर। तो ये देखें वहां पर इस बात का डिफरेंस है कि वहां पर उन्होंने डायरेक्ट कोट नहीं किए, कोई डायरेक्ट नाम उन्होंने एज सच बहुत ज्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हमारी मीटिंग में तो नहीं किए, किसी और मीटिंग में किए हो तो मुझे पता नहीं। कीबोर्ड वॉरियर्स का कोई जिक्र हुआ? कीबोर्ड वॉरियर्स क्या?
कीबोर्ड वॉरियर्स के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से? सोशल मीडिया के मुतालिक यस उन्होंने नाराजगी का इजहार किया, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने शायद शैतानी मीडिया कहा। मुझे जो याद पड़ रहा है कि उन्होंने शायद शैतानी मीडिया कहा। उन्होंने कहा कि ये अपना रोल अच्छा प्ले नहीं कर रहा सोशल मीडिया। तो इस पे भी बिल्कुल उनके कंसर्न्स थे, हत्ता कि उनके मीडिया पे भी कंसर्न्स थे। उन्होंने ये कहा कि अपनी रेटिंग को बढ़ाने के लिए और अपने पैसों को बढ़ाने के लिए सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक नेगेटिव रिपोर्टिंग और नेगेटिव ये टेलीकास्ट होती रहती है। उन्होंने इस बात का भी बरमला इजहार किया। तो देखें इस हद तक वहां पर बात हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि ताजिर कम्युनिटी को अपना ड्यू टैक्स पे करना चाहिए है, क्योंकि अब जब तक वो नहीं करेंगे, देखिए ये बात नहीं मैं कह रहा कि भी उन्होंने ताजिर कम्युनिटी की कोई बात नहीं की, उन्होंने हर उस सेक्टर की बात की जिसकी जिसकी वो समझते हैं और जिसको इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है। हत्ता कि उनके मुंह से, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो उनके मुंह से रिटेलर्स का नाम भी निकला कि रिटेलर्स को भी अपना ड्यू टैक्स अदा करना होगा। तो वो देखें उन्हें इकोनॉमी की समझ है और वो समझते हैं कि हम इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर आकर जब तक हम अपना ड्यू टैक्स पे नहीं करेंगे तब तक हम मुल्क को नहीं बचा सकेंगे। मुलाकात का सर एक पॉजिटिव असर ये हुआ कि डॉलर ओपन मार्केट में नीचे तो आया है, ये चीजें तो हम देख रहे हैं, मार्केट के अंदर एक स्टेबलाइजेशन थोड़ी थोड़ी आती हुई महसूस हो रही है। लेकिन जो शैतानी मीडिया उन्होंने कहा, ये सोशल मीडिया के लिए कहा या पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन जो कि सुबह से लेकर शाम तक नेगेटिव रिपोर्टिंग करता है? सोशल मीडिया, मैं देखे मैं फिर कह रहा हूं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो वो सोशल मीडिया के लिए कहा, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर या प्राइम टेलीविजन के ऊपर जो नेगेटिव रिपोर्टिंग हो रही है, इसका हल क्या उन्होंने बताया? कोई नहीं, देखिए हम देखें, मैं फिर बार बार ये बात करता हूं कि जब आप 4 घंटे डिस्कशन करते हैं और आप 60 से 70 लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो आपके जब आप बात कर रहे होते हैं तो कई सख्ती भी आती है, नरमी भी आती है, आप मजाक भी करते हैं, आप कोई किसी किस्म की बात भी कर जाते हैं। अगर मैं सिर्फ थोड़ा सा बात, एक पॉइंट को पकड़ लूं और उससे कहूं कि उन्होंने ये बात कह दी या हमने ये बात कह दी, तो ड्यूरिंग द डिस्कशन आपके मूड्स के अंदर जो वेरिएंट्स आते हैं वो हो सकता है कहीं पर आ गए हों। तो मैं वो किसी बात पे भी उन्होंने ऐसा, लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जहां पाकिस्तान की बात, जहां पर पाकिस्तान के रहने की बात, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात, वो इस पे बहुत कंसर्न्स थे उनके और वो बहुत ज्यादा टची थे इस मामले में। काशिफ साहब, मेहरबानी थोड़ा सा हम भी इसको लाइटर नोट पर लेकर चलते हैं। 4 घंटे की मुलाकात थी, तो उस दौरान आप लोगों ने चाय बिस्किट क्या कुछ खाया पिया उस मुलाकात में? समोसे या कुछ एनीथिंग क्या था उस मुलाकात? नहीं नहीं, वो पहले तो मीटिंग होती रही हमारी और फिर मीटिंग के बाद हमें बिल्कुल जी चाय भी पीने को मिली, और मेरा ख्याल है समोसे और पैटी भी थे और एक दो चीजें और भी थी, सैंडविचेस भी थे। और जो सबसे अच्छी बात है कि उसके बाद फिर वो जितने लोग थे उनमें घुल मिल गए। ये कोई बात नहीं थी कि वहां पर जो प्रोटोकॉल था वो उनको मिलने नहीं दे रहा था, वो हाथ भी मिला रहे थे, लोग बातें भी कर रहे थे। और बिल्कुल आम जिस तरह नॉर्मल गैदरिंग्स और नॉर्मल मीटिंग्स में किसी से मुलाकात होती है या बात हो रही होती है, वो उस तरह से मुलाकात कर रहे थे। आशिफ साहब, जाहिर है ये डिस्कस हुआ होगा कि पाकिस्तान के अंदर, चूंकि मैं तो इतनी इकोनॉमी नहीं समझता, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, ये बड़ी वाज़ेह चीज है, पाकिस्तानी भी बहुत सारे इतनी इकोनॉमी को नहीं समझते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सर जो सियासी अदम इस्तेकाम है, इसकी वजह से पाकिस्तान की और दुनिया भर की मईशत मुतासिर होती है, नो डाउट इन दैट। बराए मेहरबानी ये बताएं कि जो सियासी अदम इस्तेकाम है, जिसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल साइड पर खड़ी हुई है, तहरीक इंसाफ, एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबरा मुल्क से बाहर है, अजीब गरीब सा एक सियासी माहौल बना हुआ है, इसके बारे में कोई डिस्कशन हुई आप लोगों? नहीं, ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई, इकोनॉमिक इश्यूज पे ही बात हुई, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि वो ये समझते हैं कि जंग जो लड़नी है वो बॉर्डर पे नहीं लड़नी, जंग इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़नी है। और उसी महाज पे ही हम रहे और उसी महाज पे ही हम बात करते रहे, हम उस महाज से नीचे नहीं आए। जी, इकोनॉमी फिर कैसे होगा? चार्टर ऑफ इकोनॉमी किनके दरमियान होगा और किस तरह से आर्मी चीफ साहब फैसिलिटेट करेंगे जो आपने सजेशन पेश किया था? देखिए ये ना ही तो ये मेरा काम है इसको फैसिलिटेट कराना, ना ही ये मेरा काम है उसको साइन कराना। मेरा काम है एज द लीडर ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी कि मैं बिजनेस कम्युनिटी के कंसर्न्स और इश्यूज को उठाऊं। मैंने ये तमाम इश्यूज और कंसर्न्स सेनेट के रनिंग सेशन में भी उठाए हैं। मैंने ये तमाम कंसर्न्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी उठाए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ भी उठाए हैं, चीफ मिनिस्टर्स गवर्नर्स के साथ भी उठाए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी उठाए हैं। मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी कुर्सी का तकाजा था
कि मैं अगर आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ बैठा हूं तो मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी करूं, होना या ना होना अल्लाह के इख्तियार में है, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या केयरटेकर गवर्नमेंट के हाथ में है। वेरी फेयर एनफ। ब्राइम मेहरबानी ये बताएं कि जो जिक्र हुआ कि जो मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी है, उसका कितना जिक्र हुआ कि कितनी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में आएगी? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मेरी सऊदी अरब में भी जो प्रिंस सुलेमान है उनके साथ बात हुई है, प्रिंस जैद के साथ दुबई में बात हुई है, उनकी जो कतर और कुवैत से भी वो लाना चाह रहे हैं, और वही जो कुछ हर्डल्स हैं उन हर्डल्स को जो वन विंडो के तहत हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आनी चाहिए और नहीं आती है उन इश्यूज की वजह से, उसको वो खत्म करना चाह रहे हैं। तो देखें, जब अल्टीमेटली आपने इन इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर, इन बुरे हालात के अंदर किसी इन्वेस्टर से कहना है कि आपके मुल्क के अंदर आए, सवाल तो ये है कि आपके तो अपने पाकिस्तानी इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, आपके अपने पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, 8 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चला गया है, तो आप किसी फॉरेनर से ये कह रहे हैं कि आप इस मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करें, तो इसका यह मतलब है कि वो टास्क कितना डिफिकल्ट होगा और उस डिफिकल्ट टास्क को अचीव करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, और टारगेट जो है वो कितना हाई टारगेट होगा, हमें मेहनत कितनी करनी पड़ेगी। तो मैं तो ये समझता हूं कि इसी को अगर हम इसको पूर्वमीद समझें और इसी को अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारे मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अगर $100 बिलियन आ जाता है, तो जो कि वहां पर ये बात भी हुई कि अगर इतने पैसे हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आ जाए तो जो हम 1-1, 2-2 बिलियन डॉलर्स के लिए मिलते करते फिरते हैं वो हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं ये कहता हूं कि जो पॉजिटिव है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, जो पीछे गुजर गया उससे सबक सीखना चाहिए ताकि हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो सके। पॉजिटिव ही है, उसके बाद कुछ एक चीजें आपके सामने मजीद रखें, सारा पॉजिटिव ही है, लेकिन ब्राइम मेहरबानी एक और चीज बताएं, जो निगरान सेटअप है, इसके बारे में आर्मी चीफ साहब ने क्या कहा कि ये प्रोलॉन्ग करेगा पॉलिसीज इकोनॉमी के हवाले से, निगरान सेटअप ही कंटिन्यू करेगा या फिर क्या होगा? ये नहीं, देखे ना, चले आपके साथ मुलाकात तो होगी, बट पॉलिसी तो हुकूमत ने बनानी है, तो वो निगरान हुकूमत बनाएगी या इंतखाबात होंगे उसके बाद आने वाली हुकूमत बनाएगी? देखिए, आप क्या ये समझते हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठकर ये क्या बात डिस्कस करेंगे कि इलेक्शंस होने हैं या नहीं होने? अगर होने भी होंगे तो वो हमें नहीं बताएंगे, और अगर नहीं भी होने होंगे तो वो हमें नहीं बताएंगे। मसला तो ये है कि उनका मकसद हमसे इलेक्शंस का फ्रेमवर्क डिस्कस करना नहीं था, उनका मकसद हमसे उन इश्यूज को डिस्कस करना और पॉइंट आउट करना था कि वो निगरान सेटअप उसने जब तक चलना है, वो निगरान सेटअप उन इकोनॉमिक इश्यूज को देखे और उनको रिजॉल्व करे। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। और ये जो डॉलर आज नीचे आया है, ये आप क्या समझते हैं कि ये इस मुलाकात का नतीजा है? ये बिल्कुल इसी मुलाकात का नतीजा है, और ये और भी नीचे आएगा इंशाल्लाह। कितना नीचे आएगा? ये देखें, ये मैं नहीं कह सकता, गैप का इल्म मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर हम अच्छे मैयर्स लेंगे और अच्छा चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। मैं तो चाहता हूँ डॉलर 150 पे आ जाए, रुपया और डॉलर का जो पैरिटी है। मैं तो चाहता हूँ 90 पे आ जाए, जाने छूटे सारी चीजें बिल्कुल जीरो पर आ जाए। लास्ट में जो मुलाकात हुई 4 घंटे की, उसके बाद जाहिर है मीडिया में बहुत सारी चीजें आई हैं, जैसे जुबैर मोतीवाला साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट आई, बहुत सारी और भी स्टेटमेंटें आई। तो क्या कोई हिदायत जारी नहीं हुई थी कहीं से भी कोई हिदायत जारी नहीं हुई थी कि आप लोगों ने बाहर जाकर बातचीत नहीं करनी, या फिर चीजों को स्पेकुलेट नहीं करना, चीजों को एक गलत उसकी इंटरप्रिटेशन ना चली जाए, इस हवाले से कोई डिस्कशन? देखिए, हमें हमें कोई ऐसी हदायत नहीं थी, और लाहौर चैम्बर ने भी जो बयानिया दिया वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नहीं दिया, वो अपने प्रेसिडेंट का बयानिया दिया कि लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ क्या इश्यूज डिस्कस किए। हमने मीटिंग को डिस्कस नहीं किया, हमने सिर्फ उन इश्यूज को डिस्कस किया कि लाहौर चैम्बर प्रेसिडेंट ने इश्यूज क्या उठाए। तो यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड एंड होपफुल कि ये मुलाकात जबरदस्त हुई है, अब चीजें ठीक होने की तरफ जा रही हैं? इंशाल्लाह, आई एम वेरी होपफुल, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि चीजें इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में ठीक होने की तरफ जा रही हैं, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा ऑप्शन और कोई नहीं है।